नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 13 जिसका नाम है पादप वृद्धि का पार्ट 10 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रसुप्ति, प्रसुप्ति के प्रकार, प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक और प्रसुप्ति को भंग करने की विधियां। उसमें सबसे पहले हम प्रसुप्ति पढ़ लेते हैं। प्रसुप्ति किसे कहते हैं? हमें पता है कि जब बीज परिपक्व होता है यानी विकास करना बंद कर देता है, यानी वो विकसित हो जाता है, उसके तुरंत बाद उसका अंकुरण नहीं होता है, लेकिन कुछ पादपों में हो भी जाता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि बीज परिपक्व होने के बाद या विकसित होने के बाद अंकुरण स्टार्ट नहीं करता है, उसमें कुछ गैप आता है, यानी वो निष्क्रिय हो जाता है और उसके बाद में क्या करता है, अंकुरण करता है। जैसे ये कोई बीज है, ये परिपक्व हो गया है, यानी इसमें फल एकदम परिपक्व हो गया है, एकदम विकसित हो गया है। अब ये बीज एकदम विकसित हो गया है। अब उसके बाद में ये तुरंत अंकुरण स्टार्ट नहीं करता है। जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है, यानी भूमि में होता है, प्रकाश, जल की उपस्थिति होती है, तो ये अंकुरण प्रारंभ कर देता है। इससे प्रांकुर और मूलांकुर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसमें जो बीज का स्थान है, यानी जब बीज निष्क्रिय रहता है, इसे हम कहते हैं प्रसुप्तावस्था, और इस घटना को हम कहते हैं प्रसुप्ति। यानी प्रसुप्ति की परिभाषा क्या हो गई? बीज पूर्णतया विकसित होने के बाद वृद्धि करना बंद कर देता है, क्योंकि वो विकसित हो गया है, अब उसकी वृद्धि बंद हो जाएगी। कुछ पौधों के बीजों को अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होने पर बीज अपने निर्माण में तत्काल भाग ले लेते हैं, यानी कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके बीज तुरंत अंकुरण स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कई पादप ऐसे होते हैं उनके बीज अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात ये बीज शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी बीच में निष्क्रिय होते हैं, पहले विकसित हो गए और इनमें वृद्धि करना बंद हो गया, यानी ये निष्क्रिय हो गए और उसके बाद में अंकुरण प्रारंभ होता है। तो ये जो निष्क्रिय काल है, इसे हम प्रसुप्तावस्था कहते हैं और इस घटना को प्रसुप्ति कहते हैं। प्रसुप्ति के कारण हम बीज को लंबे समय तक संग्रहित रख सकते हैं, यानी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रसुप्ता आ गई। तो इस प्रसुप्तावस्था में हम इस बीज को संग्रह कर सकते हैं। जैसे जो फसली पादप होते हैं या फसली बीज होते हैं, उन्हें हम 1 से 2 साल तक हम उन्हें भंडारित करके रख सकते हैं या संग्रहित करके रख सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रसुप्तावस्था कितनी होती है? 1 से 2 वर्ष होती है। जबकि जो घास और बबूल होते हैं उनमें प्रसुप्तावस्था कितनी होती है? 5 से 10 वर्ष तक होती है, यानी उनमें 5 से 10 वर्ष तक बीज संग्रहित करके रखा जा सकता है। उसके बाद में बीज अंकुरण प्रारंभ करता है। और अगर हम सबसे ज़्यादा प्रसुप्ति की बात करें तो वो प्रसुप्ति होती है ल्यूपिन क्या है? जो अंटार्कटिका टुंड्रा है उसमें एक पौधा है, उसका नाम है ल्यूपिन। उसके बीजों की प्रसुप्ति अवस्था की बात करें या फिर प्रसुप्तावस्था की बात करें तो उसमें 1000 वर्ष तक आकी गई है, यानी उसमें प्रसुप्तावस्था कितनी होती है? 1000 वर्ष होती है। ल्यूपिन के बीजों को 1000 वर्ष तक संग्रहित करके रखा जा सकता है या फिर भंडारित करके रखा जा सकता है, और फिर उसका अंकुरण भी प्रारंभ किया जा सकता है। जबकि जो राइजोफोरा होते हैं, राइजोफोरा और मटर होते हैं, उनमें प्रसुप्तावस्था 0 होती है। यानी जब वो पौधे में जब फल बनते हैं उसमें बीज विकसित हो जाते हैं तो वो तुरंत अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा किसमें होता है? राइजोफोरा और मटर में। तो ये आपका प्रसुप्ति पूरा हो गया। प्रसुप्ति किसे कहते हैं? जो बीज विकसित होता है, परिपक्व हो जाता है, उसके बाद में जब परिपक्व होता है उससे लेकर जब अंकुरण प्रारंभ करता है, उसके बीच के काल को प्रसुप्तावस्था कहते हैं और इस घटना को प्रसुप्ति कहते हैं।
अगला टॉपिक है प्रसुप्ति के प्रकार। प्रसुप्ति दो प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रसुप्ति और द्वितीयक प्रसुप्ति। प्राथमिक प्रसुप्ति में क्या होता है, जब बीज परिपक्व हो जाता है यानी विकसित हो जाता है, उसके तुरंत बाद अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर, जब अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती हैं बीज को अंकुरण के लिए, तो वो बीज अंकुरित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। जबकि द्वितीय प्रसुप्ति में क्या होता है, कई पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज जब बीज परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें हम संग्रह कर लेते हैं। तो संग्रह के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण जो प्रसुप्ति उत्पन्न होती है उसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझें तो जैसे कोई गेहूं का पादप है, अब यहाँ पर बीज बने, ये बीज बन गए और ये बीज परिपक्व होने के बाद जब इन्हें ये नीचे गिर जाएंगे, भूमि पर गिर जाएंगे, जब इन्हें संग्रह नहीं किया जाएगा और ये भूमि पर गिर जाएंगे तो कुछ समय के लिए ये अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करेंगे। अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के बाद ये अंकुरण प्रारंभ कर देंगे। तो इसके बीच में जो काल है उसे तो हम प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। लेकिन द्वितीयक प्रसुप्ति में क्या होता है, द्वितीयक प्रसुप्ति में ये होता है कि जब जो गेहूं का पादप है उसे हमने बीज परिपक्व होने के बाद संग्रह कर लिया, जैसे ये बीज परिपक्व हो गया, अब इसे संग्रह कर लेंगे और संग्रह करने के बाद जैसे 2-3 वर्ष तक संग्रह कर लिया और उसके बाद में जब हम उसका अंकुरण कराएंगे, जब वो अंकुरित होगा, प्रांकुर और मूलांकुर निकलेंगे, तो उसके बीच में जो काल है उसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि द्वितीयक प्रसुप्ति में क्या होता है, संग्रह के दौरान जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनके कारण जो प्रसुप्ति उत्पन्न होती है उसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। लेकिन प्राथमिक प्रसुप्ति कैसे कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति हमने ऊपर जो बात की थी वो प्राथमिक प्रसुप्ति की थी। प्राथमिक प्रसुप्ति में क्या होता है कि बीज है वो अपनी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करेगा, उसके लिए कुछ समय लगेगा अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करने के लिए, उसे हम प्राथमिक प्रसुप्ति कहते हैं। और द्वितीयक प्रसुप्ति किसे कहते हैं, जो संग्रह के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण जो प्रसुप्ति उत्पन्न होती है यानी प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है उसे हम द्वितीयक प्रसुप्ति कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है कठोर बीजावरण या फिर ठोस बीजावरण। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका बीजावरण अत्यंत कठोर होता है यानी अत्यंत ठोस होता है। उसके कारण क्या होता है कि उसमें जल और ऑक्सीजन प्रवाह नहीं हो पाते हैं, यानी वो जल और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य बन जाता है। कौन बन जाता है, कठोर बीजावरण। जैसे हम अगर उदाहरण की बात करें तो एमरेंथस पादप है, इसमें बीजावरण यानी जब बीज फूल से फल का निर्माण होता है तो उसमें जो बीजांड का जो आवरण होता है वो किस में बदल जाता है, बीज चोल में बदल जाता है या फिर बीजावरण में बदल जाता है। वो बीजावरण यदि कठोर हो यानी जल और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य हो तो वहाँ की कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी, और विभाजित नहीं होंगी तो मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण नहीं होगा, जिससे बीज का अंकुरण रुक जाएगा। और जब बीज का अंकुरण रुक जाएगा, और हमें पता है कि जब बीज का अंकुरण रुकता है तो प्रसुप्ति बढ़ जाएगी, यानी जब कठोर बीजावरण होगा तो प्रसुप्ति बढ़ जाएगी, यानी कठोर बीजावरण भी प्रसुप्ति को प्रभावित करता है। प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है भ्रूण की अपरिपक्वता। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज निर्माण के दौरान भ्रूण अपरिपक्व होता है, यानी जब फूल से फल का निर्माण होता है तो हमें पता है अनेक परिवर्तन होते हैं। उसमें क्या होता है, भ्रूण किस में बदलता है, बीज में बदलता है। और कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें फूल से फल का तो निर्माण हो जाता है लेकिन भ्रूण जो है वो परिपक्व नहीं हो पाता है, यानी बीज में निर्मित नहीं हो पाता है। उसमें बाह्य बीज चोल और अंत बीज चोल तो बन जाते हैं लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाला भ्रूण परिपक्व नहीं होता है। और जब परिपक्व नहीं होगा यानी फल का निर्माण हो गया, यहाँ पर फल का निर्माण हो गया और फल टूट जाएगा यानी उसका प्रकीर्णन हो जाएगा, और उसके प्रकीर्णन के बाद जो बीज है उसमें क्या होगा, भ्रूण परिपक्व होगा। पहले भ्रूण परिपक्व होगा और भ्रूण परिपक्व होने के बाद बीज परिपक्व होगा, यानी जब भ्रूण परिपक्व हो जाएगा तो बीज परिपक्व हो जाएगा, और उसे उतना समय लगेगा जब जो प्रसुप्तावस्था होती है उसके दौरान जितना समय लगता है, यानी बीज अंकुरण के दौरान जितना समय लगता है उसे उतना समय लगेगा, और तब उसका
प्रांकुर और मूलांकुर निकलेंगे। यानी इसमें समय ज़्यादा लगा है, पहले भ्रूण परिपक्व हुआ है और फिर प्रसुप्तावस्था आई है, यानी इसमें प्रसुप्तावस्था बढ़ गई है, यानी प्रसुप्ति बढ़ गई है। तो जब भ्रूण की अपरिपक्वता होती है या फिर भ्रूण अपरिपक्व होता है यानी विकसित नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रसुप्ति ज़्यादा होती है, यानी प्रसुप्ति की मात्रा बढ़ जाती है और प्रसुप्तावस्था की अवधि बढ़ जाती है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें यानी भ्रूण के अपरिपक्व बीज की बात करें तो ऐसा किस में पाया जाता है? गिंगो, वाइलोबा और नीटम में। ये उदाहरण है, आपको याद रखना है कि गिंगो, वाइलोबा और नीटम में भ्रूण अपरिपक्व होता है, यानी उसमें प्रसुप्ति बढ़ जाती है। प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है उत्तरपक्वन काल। यहाँ उत्तरपक्वन काल की आवश्यकता भी प्रसुप्ति को बढ़ाती है। जब उत्तरपक्वन काल जान लेते हैं, उत्तरपक्वन काल क्या होता है? जब बीज बनता है, बीज परिपक्व हो जाता है, जब बीज परिपक्व हो गया तो उसके बाद में बीज क्या करेगा? भूमि पर गिर जाएगा और भूमि पर गिरने के बाद वो ऐसी क्षमताएं अर्जित करेगा जो क्या करे? अंकुरण करे। और अंकुरण करने की ये जो क्षमता है इनको अर्जित करेगा और फिर अर्जित करने के बाद इसमें अंकुरण प्रारंभ होगा। यानी इस काल को हम क्या कहते हैं? जिसमें बीज अंकुरण की क्षमता को अर्जित करता है उसे हम उत्तरपक्वन काल कहते हैं। इस समय को हम क्या कहते हैं? उत्तरपक्वन काल कहते हैं। और ये अलग अलग बीजों में अलग अलग होता है, यानी विशिष्ट बीजों के लिए विशिष्ट उत्तरपक्वन काल होता है। और ये उत्तरपक्वन काल क्या करता है? जितना ज़्यादा होगा, यानी अर्जित करने का काल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रसुप्तावस्था होगी और उतनी ही ज़्यादा प्रसुप्ति होगी। तो एक तरह से जो उत्तरपक्वन काल है वो भी प्रसुप्ति को प्रभावित करता है। प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं तापक्रम और प्रकाश। पहले हम तापक्रम के बारे में जान लेते हैं कि तापक्रम प्रसुप्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो तापक्रम जो है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें तापक्रम एक विशिष्ट होता है। जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें शीत उपचारित करने की आवश्यकता होती है, शीत उपचार की आवश्यकता होती है, यानी उन्हें तापमान कम चाहिए होता है, इसीलिए इन्हें क्या किया जाता है? शीत उपचारित किया जाता है। और शीत उपचारित का अगर हम अनुकूलतम तापमान की बात करें तो अनुकूलतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने की आवश्यकता होती है या फिर शीत उपचार की आवश्यकता होती है। वो शीत उपचार के बाद ही अंकुरण प्रारंभ करते हैं। या तो हम इन्हें शीत उपचारित करें या फिर इनका प्राकृतिक शीत उपचार होता है। प्राकृतिक शीत उपचार कैसे होता है? जो कुछ बीज होते हैं जिन्हें शीत उपचार की आवश्यकता होती है वो शीत ऋतु में प्राकृतिक शीत उपचार प्राप्त कर लेते हैं। यानी जब शीत ऋतु होती है यानी तापमान न्यून होता है तब उनका शीत उपचार हो जाता है और उसके बाद में उनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होंगे चेरी और आक। यानी जो चेरी और आक के बीज होते हैं उन्हें शीत उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें न्यून तापमान चाहिए होता है बीज अंकुरण के लिए। ये तो हो गया तापक्रम किस प्रकार प्रसुप्ति को प्रभावित करता है। अगला है प्रकाश। प्रकाश किस प्रकार प्रसुप्ति को प्रभावित करता है। हमें पता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन्हें प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उसी प्रकार उनके बीज भी प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण होंगे तंबाकू और कैप्सेला। यानी तंबाकू और कैप्सेला के बीज प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। इनके बीजों को हम फोटोप्लास्टिक बीज कहते हैं। प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले अगले कारक हैं अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति।
अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। पहले हम अंकुरण निरोधकों के बारे में जान लेते हैं कि अंकुरण निरोधक होते क्या हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें फल कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं। जैसे कोई फल है वो गूदेदार है, उसके अंदर बीज है, तो जब वो बीज अंकुरण होगा, जब उस बीज का अंकुरण होगा या फिर जब जर्मिनेट होगा, तो जो बीज है वो क्या करेगा, गूदेदार भाग से अंकुरण करेगा, यानी गूदेदार भाग में से अंकुरण प्रारंभ करेगा। और गूदेदार भाग में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, और वो पदार्थ अंकुरण को रोकते हैं या फिर उनका निरोध करते हैं। उन्हें हम अंकुरण निरोधक कहते हैं। जैसे हम अंकुरण निरोधक की बात करें तो ABA, पैरा एस्कार्बिक अम्ल और फिनोलिक अम्ल, ये क्या है, गूदेदार भाग में पाए जाने वाले अंकुरण निरोधक हैं। यानी ये क्या करते हैं, जब बीज का अंकुरण होता है तो उसमें निरोधक का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि अंकुरण निरोधक जो हैं उन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं। जब फल विकसित हो जाता है यानी भूमि पर गिर जाता है, तब इसका जो गूदेदार भाग है या फिर अंकुरण निरोधक हैं, इनका मृदा में क्या होने लग जाता है, विक्षालन होने लग जाता है, यानी अंकुरण निरोधक नष्ट होने लग जाते हैं, जिससे बीज आराम से अंकुरित हो सकता है। या फिर अंकुरण निरोधकों को खत्म करने के लिए एक पादप हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन, यानी जिब्रेलिन द्वारा हम अंकुरण निरोधकों को दूर कर सकते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जिब्रेलिन द्वारा, किस पादप हार्मोन द्वारा अंकुरण निरोधकों को दूर किया जा सकता है या फिर बीजांकुरण में सहायक होता है। तो उसका आंसर है जिब्रेलिन पादप हार्मोन। अगला टॉपिक है बीज प्रसुप्ति को भंग करने की विधियां। अभी हमने पढ़ा कि बीज प्रसुप्ति पादप के लिए, नवनिर्मित पादप के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक किस प्रकार है, प्रसुप्ति क्या होती है, प्रसुप्ता की जो घटना होती है, प्रसुप्तावस्था की जो घटना होती है उसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। और जब प्रसुप्तावस्था ज़्यादा होगी, यानी जब बीजांकुरण लेट होगा, तो नवनिर्माण अधिक समय होगा, यानी नए पौधे का निर्माण लेट होगा। और जब प्रसुप्ति कम होगी तो नया जो पौधा बनेगा उसके निर्माण में कम समय लगेगा, यानी प्रसुप्ति नए पौधे के लिए एक प्रकार से हानिकारक है। और लाभदायक किस प्रकार है, लाभदायक भी है क्योंकि प्रसुप्ति अवस्था में जो बीज होता है वो उत्तर पक्वन काल करता है, यानी अंकुरण करने की क्षमता को अर्जित करता है। इसके कारण प्रसुप्ति आवश्यक है और लाभदायक और हानिकारक भी है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बीज की प्रसुप्ति को कैसे दूर किया जा सकता है या फिर उसकी प्रसुप्ति को कैसे भंग किया जा सकता है। इसमें पहली विधि है खुरचना, यानी जो अभी हमने पढ़ा था कि एमरेंथस पादप होता है उसका बीजावरण कठोर होता है, तो कठोर बीजावरण वाले बीज को हम तोड़कर या फिर उसका बीजावरण तोड़कर या फिर उसे खुरचकर हम बीज का अंकुरण प्रारंभ कर सकते हैं या फिर बीज अंकुरण के लिए समय जल्दी कर सकते हैं, यानी प्रसुप्ति कम कर सकते हैं। किसके द्वारा, उसके बीजांकुरण को तोड़कर या फिर खुरचकर। इसके साथ ही जो कठोर बीजावरण वाले पादप हैं या फिर कठोर बीजावरण वाले बीज हैं, उन्हें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गरम जल या वसा के घोल में रखकर उसके बीजावरण को मुलायम बना सकते हैं। और जब उसका बीजावरण मुलायम हो जाएगा तो बीजांकुरण जल्दी होगा, यानी बीजांकुरण की क्रिया जल्दी होगी और प्रसुप्ति भंग हो जाएगी। प्रसुप्ति को भंग करने की अगली विधि है शीतन उपचार। हमें पता है कि कुछ बीजों को अंकुरण के लिए शीत उपचार की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक शीत उपचार की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसे बीज होते हैं वो सर्दी जो होती है उसमें बीजांकुरण की क्षमता ग्रहण करते हैं, यानी वो उनका उत्तर पक्वन काल होता है, उनका शीत उपचार होता है और उसके बाद में उनका बीजांकुरण होता है। तो उस अवधि, वो अवधि बहुत बड़ी होती है, यानी उसमें प्रसुप्ति अधिक होगी। तो हम उन बीजों को क्या करेंगे, कृत्रिम शीत उपचार करेंगे और कृत्रिम शीत उपचार करने के बाद उनका अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा, यानी उनकी प्रसुप्ति भंग हो जाएगी।
इस प्रकार हम कृत्रिम शीत उपचार प्रदान करके भी प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। प्रसुप्ति को भंग करने की अगली विधि है एकांतरिक तापक्रम। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका बीजावरण कठोर होता है, जैसे एमरंथिस। उनमें बीजांकुरण प्रारंभ करने के लिए हम क्या करते हैं, एकांतरिक तापक्रम अपनाते हैं। यानी उसमें क्या करते हैं, जो कठोर बीजावरण पाए जाते हैं उनमें हम एकांतरिक तापक्रम अपनाते हैं। एकांतरिक तापक्रम क्या होता है, पहले उसे उच्च तापमान दिया जाता है और फिर उसे निम्न तापमान दिया जाता है। यानी एकांतर क्रम में उसे उच्च तापमान और निम्न तापमान दिया जाता है, जिसके कारण उसका जो कठोर बीजावरण है वो बीजावरण चटक जाता है, यानी उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण बीजांकुरण प्रारंभ हो जाता है। प्रसुप्ति भंग करने की अगली विधि है प्रकाश द्वारा। यानी कुछ ऐसे पादप होते हैं या फिर कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उच्च प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, लाल प्रकाश से, क्योंकि हमें पता है कि लाल प्रकाश क्या करता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होने के कारण जो बीज हैं उन्हें हम लाल प्रकाश से उपचारित करते हैं, जिससे उनका बीजांकुरण प्रारंभ हो जाता है। यानी उन बीजों को लाल प्रकाश से उपचारित करके उनकी अंकुरण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगली विधि है प्रसुप्ति भंग करने की दाब द्वारा भी हम प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। भंग किस प्रकार कर सकते हैं, जो कठोर बीजावरण वाले पादप होते हैं उनमें हम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 200 ATM दाब देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो कठोर बीजावरण है, जो जल और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य है, वो उनके लिए पारगम्य हो जाता है। यानी जब 200 ATM दाब किया जाता है, दाब उसमें प्रदान किया जाता है, तो ऑक्सीजन और जल उसमें से प्रवाह कर जाते हैं, और प्रवाह कर जाते हैं तो उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अगला वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग। यानी वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं, जो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उनमें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन भी हो सकते हैं या फिर वृद्धि निरोधक हार्मोन भी हो सकते हैं। उनका उपयोग करके हम प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। उनकी प्रसुप्ति को भंग कैसे कर सकते हैं, जैसे जिब्रेलिन पादप हार्मोन का उपयोग करके हम उनमें जो बीज में जो गुदेदार भाग में जो वृद्धि निरोधक पाए जाते हैं या फिर अंकुरण निरोधक पाए जाते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। किसके द्वारा, जिब्रेलिन पादप हार्मोन के द्वारा। और जिब्रेलिन पादप हार्मोन क्या है, एक वृद्धि नियंत्रक है। यानी वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग करके हम प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं और बीज अंकुरण में सहायता कर सकते हैं।